जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे ही ये जो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है इसकी बात जो है आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही, जैसे हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आती है उसी के साथ ही इसकी जो बात जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की बात जो है वो वहीं से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इसमें मैं जो है आपको 6-7 पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको समझाने हैं। बीच में आपके केसेस आएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी, तो वो पहले मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद जो है उनको आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात शुरू होती है आपकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 1951 में। ठीक है, इसमें जो है 3 बातें जो है वो की गई थी। इसमें बोला गया था कि 3 चीजें जो है उनको इंक्लूड करना है। सबसे पहले इसमें इंक्लूड किया गया था आपके शेड्यूल 9 को, शेड्यूल 9। ठीक है, शेड्यूल 9 को ऐड करने की बात की गई थी। साथ में इसमें आपको ऐड किया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है उसको ऐड किया गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है ये बेसिकली आपको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है ऑन द क्राइटेरिया ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ठीक है, अगर आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो हो तब आपको जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के तहत आपको जो है रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जानी थी। किसके तहत? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सेकंड, दूसरा इसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 19 क्लॉज 6। आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जो है ये बेसिकली आपकी टेक्निकल एजुकेशन की बात करता है। मान लो जैसे कि आपको इसने बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको क्राइटेरिया बना दिया था जॉब के लिए। ठीक है, मान लो आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है उसमें जाना चाहते हो, तो इसमें इस आर्टिकल में ये कह दिया गया था कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सर्विस जो है उसको लेना चाहते हो तो और अगर वो जो सर्विस जो है कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज जो है वो डिमांड करती है, तो उसके लिए आपके उस जॉब को लेने के लिए आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर फील्ड जो है उसकी नॉलेज आप रखते हो, जैसे कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें सरकार ने क्राइटेरिया रखा है कि आप जो है इंजीनियर जो है वो होने चाहिए, आपके पास बीटेक की डिग्री जो है वो होनी चाहिए अगर आप इसमें जो है अप्लाई करने जा रहे हो। और जैसे आपका ये जो है यूपीएससी आपके सामने शर्त रखता है कि अगर आप यूपीएससी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बेसिक डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री एक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है ये वो हो गई, चैलेंज हो गई सुप्रीम कोर्ट में। किस तरीके से? शेड्यूल 9 की कहानी में आपको बहुत बार सुना चुका हूं कि शेड्यूल 9 जो है इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इसमें डाला गया था ताकि इनको जो है जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर कर दिया जा सके। ठीक है, तो ये तो ऐसी चैलेंज हो गया आर्टिकल, ये शेड्यूल 9। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो था ये किस पे चैलेंज हो गया? आर्टिकल 15 क्लॉज 1। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या हो रहा था, जो सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड थे उनको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही थी। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये कहा गया कि अगर इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, बाकियों को नहीं प्रोवाइड करवा रहे तो ये एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे आते हैं आर्टिकल 19 जब क्लॉज 6 को ऐड किया गया तो यहाँ पे ये जो हो गया ये इसने वायलेट कर दिया आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को। ठीक है, ये उसको वायलेट कर रहा था। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो है ये बात करता है कि हम कोई भी प्रोफेशन जो है उसको अपना सकते, ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है वो किसी भी फील्ड में हम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया था, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगा दी थी कि अगर आप पर्टिकुलर जो जॉब जो है वो चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपस में जाके चैलेंज हो गए। ठीक है, और ये जो थे इन सबको जो है क्या कहते हैं, देवर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब ये जो थे सारे ये जो लॉज जो थे ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे। तो अंडर आर्टिकल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बनाए गए थे ना ये, तो अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये जो थे ये सारे चैलेंज हो गए कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनके अगेंस्ट जा रहे थे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये आपका ये भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे थे। और अभी आर्टिकल 13 में मैंने आपको सारी स्टोरी जो है बता के गया हूं कि किस तरीके से अगर कोई भी राइट जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। दूसरा, आपको जो है वो जो लॉ जो है उसको नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सेकंड जो है ये आपकी जो ये कहानी जब स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है आपकी सेकंड, जो इसमें सेकंड पॉइंट आता है वो है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद PRASAD, शंकरी प्रसाद केस 1951। ठीक है, अमेंडमेंट भी 1951 की है, केस भी 1951 का है। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस जो है वहां पे बात जो है ये चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब सुप्रीम कोर्ट ये ना केसेस में ध्यान दिया करो जहां पे अब चीजें जो है, जैसे ये रिजर्वेशन लाना जरूरी था और ये 19
क्लॉज 6 जो है, इतना ध्यान दिया करो कोई बात अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई बात करे तो केवल लॉजिकल लग रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉजिकल लग रही है, यहाँ पे भी लॉजिकल लग रही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बात की, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट, इसके पास दो पावर्स है। दो पावर्स कौन कौन सी है, एक तो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर है कि ये ऑर्डिनरी लॉ जो है, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर, ठीक है, कि ये ऑर्डिनरी लॉज जो है वो बना सकती है। दूसरी पावर इसके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, अमेंडमेंट पावर, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है ये रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल जो 13 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है एनी लॉ की, एनी लॉ, कि कोई भी लॉ जो आपके आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत या आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो वायलेट करता हो, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो आपकी पार्लियामेंट है ये क्या लेके आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई है। तो जो एनी लॉ की बात की गई है वहां पे कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं की गई, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 जो है उसको दोबारा पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, Article 13 defines law that states that law include any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom and laws made by legislature, ठीक है, and any competent authority in territory of India। लेकिन इसमें कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात तो नहीं हुई, ठीक है। और जो आपकी पार्लियामेंट है वो क्या लेके आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये लेके आई। तो इसी तहत क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई तो वो किसी भी लॉ के अंदर नहीं आता, लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। इसी वजह से आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत आप इसको जो है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो है ये, ठीक है, लेकिन ये एक अमेंडमेंट है, लॉ नहीं है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत आप इसको नल एंड वॉइड जो है वो घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। इट गिव्स दैट सुप्रीम कोर्ट सेड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इट सेज एनी लॉ एंड वी हैव पावर टू चेक द लॉ, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास लॉ को चेक करने की पावर है। और इसमें जो है लॉ की बात हुई है, लेकिन ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चेक करने की पावर जो है वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया शंकरी प्रसाद केस 1951 में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट सेड दैट Article 13 clause 3 gives the definition of law but it nowhere mentions the word constitutional amendment, कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 जो है वो बात करता है कि लॉ की, लेकिन लॉ में कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात जो है वो नहीं की गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है द कोर्ट कैन ओनली रिव्यू ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि कोर्ट के पास कौन सी पावर है, सिर्फ जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर जो है ना पार्लियामेंट की, उसी को कोर्ट जो है उसको जज कर सकता है या उसी को रिव्यू कर सकता है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर जो है ये कोर्ट जो है उसको जज नहीं कर सकता या उसको रिव्यू जो है वो नहीं कर सकता। Therefore, court law does not include because law does not include the word constitutional amendment, therefore first constitutional amendment act was upheld, ठीक है। तो ये एक्ट जो था उसको अपहेल्ड कर दिया गया और ये एक्ट जो था वो पास करवा दिया गया, किसके तहत, शंकरी प्रसाद केस 1951 के तहत। लेकिन उसी के साथ साथ कोर्ट ने ये बात भी कह दी, बेसिकली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ये बात कह के कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर जो है पार्लियामेंट की, उसको चेक करने की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, जुडिशरी के पास नहीं है। ये कह के शंकरी प्रसाद केस 1951 में जुडिशरी ने अपने पैर पे थोड़ी देर के लिए कुल्हाड़ी मार दी, ठीक है। अब इसके बाद एक और केस आता है, गोलकनाथ केस। तीसरा केस आता है आपका गोलकनाथ केस 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 368 गिव्स द पावर। अब बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया ना कि हमारे पास ये जो है क्या कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चेक करने की पावर जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कोर्ट को अब जैसे जैसे टाइम बीता, ये देखो 51 आगे 67, धीरे धीरे जब टाइम बीता तो कोर्ट को थोड़ी थोड़ी बातें जो समझने आने लगी। दूसरा सरकार जो थी उसने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, तो कोर्ट को ये बात जो है धीरे धीरे समझ में आने लगी कि नहीं, ये तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर हम जो है इसको ये पावर जो है डायरेक्टली पार्लियामेंट के हाथ में दे देंगे। हम तो उनका रिव्यू कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो कुछ भी ले आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया करेंगे, लॉ में कुछ भी चेंजेस ले आया करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, हम उसको रिव्यू नहीं कर पाया करेंगे, ठीक है। तो गोलकनाथ केस आता है 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 368
आर्टिकल 368, ठीक है। ये आर्टिकल कौन सा है? टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 368 वो मैंने आपको बताया था ना, स्पेशल मेजॉरिटी वाला, ये वही वाला आर्टिकल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेड अंडर आर्टिकल 368, सॉरी, आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आर्टिकल 368 किस चीज की बात करता है? प्रोसीजर, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस तरीके से किया जाएगा, सिर्फ उस प्रोसीजर की बात करता है। पावर जो है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात तो कहीं पे भी नहीं हो रही इस आर्टिकल 368 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सिर्फ ये जो आर्टिकल 368 है वो सिर्फ प्रोसीजर की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड इस तरीके से किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहीं पे भी नहीं बताता, या कहीं पे भी नहीं कहता कि जो आपकी पार्लियामेंट होगी उसके पास उसको अमेंड करने की पावर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी ना। तो उसने बोल दिया कि पावर तो है, कहीं पे भी नहीं है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट सेड पार्लियामेंट हैज ओनली वन पावर, कि पार्लियामेंट के पास सिर्फ कौन सी एक ही पावर है, कौन सी? ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग की पावर, ठीक है, कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये जो आपकी पार्लियामेंट जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है। किस में डिक्लेयर हो गया ये चीज? गोलकनाथ केस में 1967 में, ठीक है। अब इसकी वजह से पार्लियामेंट जो है, अब पार्लियामेंट नहीं चुप रहेगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने इसको काउंटर करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ला दिया, ठीक है। तो फोर्थ आपका आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था आपका 1971 में, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आ गया। इसमें पार्लियामेंट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी, और जो आपका आर्टिकल 368 था उसकी वर्डिंग ही चेंज कर दी। पहले क्या लिखा हुआ था? प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया और आर्टिकल 368 की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। उसने लिख दिया पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर भी है और प्रोसीजर भी है अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर और प्रोसीजर दोनों है इसके पास, आपकी पार्लियामेंट के पास। उसी के साथ साथ पार्लियामेंट ने एक और दो आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। सबसे पहला आर्टिकल ऐड किया 368, आर्टिकल 368 क्लॉज 3 और आर्टिकल 13 क्लॉज 4, ठीक है। आर्टिकल 368 क्लॉज 3 और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है इसको ऐड कर दिया, और बेसिकली उन्होंने ये बात कर दी कि अगर कुछ भी आर्टिकल 368, सॉरी 364 नहीं है, 368 है, आर्टिकल 368 के तहत कुछ भी अमेंड होता है तो वो आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं होगा, ठीक है। और इस चीज में ये ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ये बात लिख दी गई कि अगर कुछ भी आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड किया जाता है तो उसको आर्टिकल 13 के तहत उसको जो है नल एंड वॉइड जो है वो घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें जो है आर्टिकल इसमें लिख दी गई। बेसिकली ये चीज अगर नहीं भी याद होती तो मत याद करो, इतना समझ लो कि आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 को जो है आपस में इंडिपेंडेंट जो है, आपस से दोनों की क्या कहते हैं, आयरन बॉक्स इनकी क्या कहते हैं आयरन बॉक्स कंपार्टमेंट जो है इनको इसमें रख दिया गया, ठीक है, कि ये इसके काम के बीच में नहीं आएगा और ये उसके काम के बीच में नहीं आएगा। ये किसमें हुआ था? आपका आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, ठीक है। तो क्या किया गया यहाँ पे? पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा ये जो ट्रिकी और ये जो समझाने वाली चीज है थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजें आ रही हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी, शंकरी प्रसाद केस आएगा, गोलकनाथ आएगा, और देन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये दोबारा से आपका, और उसी के साथ जब इन्होंने क्या कह दिया कि 368 जो है इसके काम में नहीं आएगा, मतलब कोई भी अमेंडमेंट जो 368 के थ्रू की जाएगी वो आर्टिकल 13 में चैलेंज जो है वो नहीं होगी। इसका डायरेक्ट मतलब क्या था कि जुडिशियल रिव्यू जो है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से फिर से पंगा ले लिया इन्होंने, अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा आएगा, ठीक है। अब फाइनली आपका केस आएगा केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस 3, ये 4 देन 5 आपका केशव नंदा भारती केस, ये आया था 1973 में।
केशव नंदा भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि देखो अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, सॉरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है, अगर उन्होंने क्या कहते हैं ये जो आर्टिकल 368 जिसकी आप बात कर रहे हो ना, कि आप कह रहे हो कि हाँ कि ये तो बड़ी वेग सी बात हो जाएगी, उन्होंने अपनी ही ये जो गोलकनाथ में जो इन्होंने बात की थी कि पावर एंड प्रोसीजर, इसमें पावर वर्ड जो है वो मेंशन नहीं है, तो इन्होंने उसी चीज को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर जो है गोलकनाथ केस में जो हमने बात की है कि ये सिर्फ प्रोसीजर टू अमेंडमेंट है, अगर जो है हम जो अपना इससे जो है सिर्फ प्रोसीजर ही बताएगा ये आपका आर्टिकल 368, मतलब हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करने की पावर ही नहीं होगी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इवॉल्व कैसे होगा और हमारी पार्लियामेंट जो है वो इवॉल्व कैसे होगी। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है भले ही उन्होंने पावर वर्ड नहीं दिया, लेकिन अगर वो हमें क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही ना करना चाहते तो उसका प्रोसीजर भी क्यों देते। ठीक है, अगर वो चाहते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही ना करें तो उसका प्रोसीजर भी क्यों देते। तो उन्होंने बोला कि ये जो बात बोली गई है ना गोलकनाथ केस के दौरान हमने बात बोली थी, ये बड़ी वेग सी है। ठीक है, तो ये बात जो है इसको मानते नहीं है, हम एक न्यू स्टेटमेंट देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट, इफ पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट विल इवॉल्व। ठीक है, और इफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट वांट द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया then it wouldn't give the power to amend the constitution at the first place। ठीक है, तो वो इसको प्रोसीजर ही ना देते इसको अमेंड करने का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम जो पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, कि ये जो है पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको अमेंड कर सकती है। ठीक है, इसमें इसने बोल दिया था कि अमेंड नहीं कर सकती 67 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्या 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पावर लेके आए, लेकिन साथ में उन्होंने जुडिशरी से पंगा ले लिया कि हाँ जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी जो केशव नंदा भारती केस जो था उसने इसको अपहेल्ड कर दिया कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको अपहेल्ड कर दिया फिलहाल के लिए, कि हाँ आपने जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें बातें जो आपने की उसको हम अपहेल्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ केशव नंदा भारती केस में ही उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बात कर दी थी। ठीक है, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आप जो है छेड़खानी जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें और होती हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोल दिया कि इनके पास हाँ पावर है, क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड कर दिया गया था, तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ इसके पास पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है वो तो इसके पास रहेगी। तो अब दोबारा से पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी 2 पावर्स दोबारा से आ गई, कौन कौन सी? एक तो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर। ठीक है, तो केबीसी के तहत क्या क्या चीजें हुई, एक तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको अपहेल्ड कर दिया गया, मतलब वो मान लिया गया। दूसरा प्रोसीजर की बात कर दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास पार्लियामेंट जो है उसके पास दोनों पावर जो है, एक तो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर भी वो है। ठीक है, लेकिन क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है जिसको अपहेल्ड कर दिया गया था उसमें बात की गई थी कि जुडिशरी जो होगी उसके पास जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी पावर नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल के लिए केबीसी में केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है इसी के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आ गई। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ वो मैं पिछली स्टोरी जो है उसमें आपको बता चुका हूं। तो इसमें बेसिकली पार्लियामेंट ने क्या कहा कि जो जुडिशरी होगी 5-6, तो जो जुडिशरी होगी उसके पास ये जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो नहीं होगी, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और 2-3 बातें उन्होंने की थी वो जो पिछली क्लास है उसमें मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये क्या करना चाहते थे, 3 प्रोविजंस लेके आए थे। सबसे पहले इन्होंने बोला कि क्या हम प्रीएम्बल जो है उसको अमेंड कर सकते हैं, जुडिशरी बोलती कर लो। ठीक है, सेकंड, अब ये आगे जाके ना चैलेंज होना है, ये आपका क्या कहते हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये उसमें होंगी। तो फिलहाल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या लेके आए, एक कि हम जो है प्रीएम्बल जो है उसको अमेंड कर सकते हैं, दूसरा हम जो है डीपीएसपी जो है उसमें कुछ वर्ड जो है वो लाना चाहते हैं, वर्ड नहीं सॉरी कुछ डीपीएसपी जो है वो ऐड करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कर लो। तीसरा उन्होंने बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो है हम उसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को खत्म ही करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये जब खत्म करने की बात आ गई तो ये जो है
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, हौसला रखो, बताते हैं तुम्हें थोड़ी देर में। उसके बाद केस हो गया आपका मिनर्वा मिल केस 1980। सेवेंथ केस है आपका मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और आप किसी भी उस पे किसी भी कंडीशन में जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो छीन नहीं सकते। जुडिशियल रिव्यू को जो है वो आप रिमूव जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो फाइनली आपका जो करंट जो अभी चल रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं कर सकती। अभी करंट में जो है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स या अमेंडेबिलिटी ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें करंटली ये चलता है कि पार्लियामेंट इसके हर चीज के साथ छेड़खानी कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको सुप्रीम कोर्ट बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वो कहते हैं कि तुम चुप करके बैठे रहो, पेंसिल पेन पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है, पेपर पेन पकड़ के बैठे रहो। जब जब बेसिक स्ट्रक्चर हम तुम्हें बताते जाएंगे वो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती जाएंगी, उन चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में नोट डाउन करते जाना, उनके साथ पंगा मत करना। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करने हैं कर लो, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा उसको डिफाइन हम ही करेंगे। ठीक है, तो अभी करंटली आपका एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। अब लिखो इसके बारे में।